हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो। ये एक पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा हुआ, और ये क्लास 10th के बुक में है, सेकंड या थर्ड चैप्टर आई बिलीव, राइट। और ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में 20 नंबर के तकरीबन सवाल आते हैं पोएट्री से, पोएम से। तो डस्ट ऑफ स्नो एक ऐसा पोएम है जिससे कई सवाल हर एग्जाम में होते हैं, तो दैट्स वाई हमें इसको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, तो बिफोर वी गो डीप इनटू द पोएट्री पोएम, हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। एज ए पोएट वो किस प्रकार के पोएट थे और किस प्रकार से उनके लिखने का तरीका हुआ करता था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो एक बहुत ही पॉपुलर अमेरिकन लिटरेचर के पोएट थे, और इन्होंने इंग्लैंड की खास करके रूरल लाइफ के बारे में बहुत सारे पोएट्री को कंपोज किया, लिखा। और इनके जनरली टॉपिक्स जो होते थे सिंपल पेस्टोरल सेटिंग से रिलेटेड। पेस्टोरल सेटिंग का मतलब जनरली रूरल लाइफ से रिलेटेड टॉपिक्स हुआ करते थे, लाइक जंगल, गार्डन्स, हाँ, ट्रीज, फॉरेस्ट। बट इनके पीछे बहुत ही डीप फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल थीम्स होती थी, मीनिंग्स होती थी, जिनको ये कन्वे किया करते थे। तो इनकी पोएट्री सिर्फ एक नेचुरल पोएट्री नहीं हुआ करती थी, नेचुरल टॉपिक से रिलेटेड पोएट्री नहीं हुआ करती थी, बल्कि इनकी पोएट्री एक डीप मीनिंग से रिलेटेड हुआ करती थी। और बैकग्राउंड जो सेटिंग हुआ करता था वो नेचुरल हुआ करता था। तो इनको सिर्फ एक सिंपल नेचुरल पोएट नहीं समझा जाता है, बल्कि एक ऐसे पोएट के रूप में देखा जाता है जो नेचुरल जो है सेटिंग का यूज करते थे, बट वो बहुत ही मीनिंगफुल वर्क्स कंपोज करते थे, वर्क्स तैयार करते थे, लिखते थे, राइट। देन वी मूव अहेड। जो फ्रोस्ट का राइटिंग तरीका था, उनके वेल स्ट्रक्चर्ड पोएम्स होते थे, उनमें राइम होता था और अदर पोएटिक डिवाइसेस होते थे। कभी उन्होंने फ्री वर्स में नहीं लिखा, राइट। उन्होंने फ्री वर्स को रिजेक्ट कर दिया, और इन्होंने फ्री वर्स के बारे में ये बोला, फ्री वर्स में अगर पोएट्री कोई लिखता है, इट्स लाइक प्लेइंग टेनिस विदाउट अ नेट, यानी हम टेनिस खेल रहे हैं बिना किसी नेट के, तो कोई रोल ही नहीं है उसमें। तो इसलिए इन्होंने फ्री वर्स को कभी प्रमोट नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। और इनकी राइटिंग की वजह से इनको 4 बार पुलित्जर प्राइज भी मिला, राइट। पुलित्जर प्राइज एक ऐसा प्राइज है अमेरिका में, बहुत ही पॉपुलर, ये एक ऑनर है जो लिटरेचर, इसके अलावा जर्नलिज्म और साथ साथ म्यूजिक से रिलेटेड लोगों को दिया जाता है। ये वन ऑफ द हाईएस्ट नेशनल ऑनर में काउंट होता है। इंपॉर्टेंट जो पोएम्स हैं जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा, उसमें डस्ट ऑफ स्नो तो है ही, इसके अलावा स्टॉपिंग बाय यूथ्स ऑन अ स्नोई इवनिंग है, द रोड नॉट टेकन है, ये भी पढ़ना है आप लोगों को। तो ये था रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आई बिलीव ये आपको आगे हेल्प करेगा इनके तरीकों को समझने में, कैसे लिखते हैं। नाउ कमिंग टू डस्ट ऑफ स्नो, ओके। पोएम को पढ़ने का एक तरीका होता है। लोग पोएम को द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ऐसे नॉर्मल पढ़ते हैं। लेकिन जो पोएम, जिस पोएम में राइम होता है, उसको एक गाने की तरह पढ़ना चाहिए, ऐसा लगे कि हम सेलिब्रेट करते हैं। तो दैट्स हाउ वी हैव टू रीड दिस पर्टिकुलर पोएम। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। ये लग रहा है ना एक गाने जैसा। तो दोस्तों ये जो है सिर्फ 8 लाइंस का पोएम है, और ये देखने में इतना छोटा है, पर ये बहुत ही डीप मीनिंग, बहुत ही डीप मैसेज कन्वे करता है। ओके, सबसे पहले तो हम समझते हैं इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। इसकी राइमिंग स्कीम है, ये जो क्रो लास्ट वर्ड है, राइम क्या होता है, एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जिसमें क्या होता है कि 2 कंसेक्यूटिव लाइंस के लास्ट वर्ड का साउंड एक जैसा होता है, जैसे क्रो, स्नो, मी, ट्री। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, समझते हैं राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम में मान लो क्रो है यहाँ पे, तो इसका साउंड एक अलग होगा, ए, क्रो। फिर स्नो है, फिर इसका साउंड, इसको हम ए मान लेते हैं, एक जैसा है। और हमारा मी जो है, एक पर्टिकुलर साउंड है, ये थोड़ा अलग है क्रो से, मी। और ट्री बिल भी बिल्कुल ऐसा है, तो ऐसा क्या हो गया, बी, ए बी ए बी, ए बी ए बी। कमिंग टू द नेक्स्ट 4 लाइन्स, यहाँ पे लास्ट वर्ड में है हार्ट, इसका साउंड इन दोनों से अलग है, क्रो और मी से, तो विल कंसिडर इट सी। वैसे ही हार्ट पार्ट का भी साउंड हार्ट से मैच करा है, तो विल ऑल्सो कंसिडर इट सी। कमिंग टू मोड एंड रूट, इनका साउंड ए बी और सी के साउंड से अलग है, लास्ट वर्ड का साउंड, तो विल कंसिडर इट डी, और रूट भी डी हो जाए। तो राइमिंग स्कीम अक्सर पूछता है एग्जाम में, यहाँ पे ए बी सी डी सी, ये हमारा राइमिंग स्कीम होगा। कमिंग टू दी नेक्स्ट स्लाइड, अब थोड़ा सा इस 8 लाइन के पोएम को हम लोग स्टेंजा वाइज समझते हैं, कि डिकोड करते हैं कि उन्होंने क्या मैसेज कन्वे किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इन 4 लाइन्स में। तो फर्स्ट लाइन है, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। इसमें द राइटर इज एक्सप्लेनिंग, एक इंसिडेंट होता है पोएट के साथ। द पोएट वाज स्टैंडिंग और वॉकिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक ऐसा ट्री है जो जनरली पाया जाता है उन रीजन्स में जहाँ पे बर्फबारी होती है, राइट।
और इसको एक इनऑस्पिशियस यानी एक अशुभ ट्री के रूप में देखा जाता है क्योंकि ये पॉइजनस होता है। ओके, तो इसके बारे में लिखा गया है कि एक हेमलॉक ट्री के अंदर के नीचे जो पोएट थे, ही वाज वॉकिंग और स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री ऑन विच अ क्रो वाज सिटिंग। इस हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो जो है यहाँ पे बैठा हुआ था। एंड व्हेन ही वाज स्टैंडिंग अंडर दैट हेमलॉक ट्री, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द क्रो वाज एडजस्टिंग इट्स विंग्स, और कुछ भी वो मूवमेंट कर रहा था, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द क्रो, ये हेमलॉक ट्री के ऊपर जो स्नो था वो पोएट के ऊपर गिर जाता है। ओके, ये पोएट के ऊपर गिर जाता है। जब पोएट के ऊपर गिरता है तो जनरली क्या होता है, व्हेन समथिंग फॉल्स ऑन आवर बॉडी फ्रॉम अपसाइड, किसी ट्री से हो, छत से हो, तो व्हाट वी डू, व्हाट्स आवर फर्स्ट रिएक्शन, हम अक्सर नाराज हो जाते हैं, अरे कौन है, क्या गिरा, कुछ गिर जाता है ऊपर से, तो व्हाट वी डू, हम अपना ड्रेस जो है वो झाड़ने लगते हैं, वी स्टार्ट कंप्लेनिंग। तो राइटर के साथ, पोएट के साथ भी एक इंसिडेंट होता है जिसमें क्रो के मूवमेंट की वजह से इस हेमलॉक ट्री के ऊपर जो बर्फ था वो पाउडरी फॉर्म में, बर्फ का, स्नो का डस्ट, डस्ट ऑफ स्नो इसलिए कहा गया है, तो पाउडर के फॉर्म में जो स्नो है वो पोएट के ऊपर आके ऊपर से गिरता है। ये इंसिडेंट होता है। अब नेक्स्ट वाले 4 लाइंस में इसका रिएक्शन क्या होता है, पोएट कैसे रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है, देखते हैं। अब पोएट यहाँ पर रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट नहीं करता है। रिएक्ट करने का मतलब कि आप बहुत ही नेगेटिव वे में तुरंत जवाब देते हो। रिस्पॉन्ड करने का मतलब आप आराम से सोच समझ के किसी भी इंसिडेंट के बाद अपना रिस्पॉन्स देते हो कि क्या सही होना चाहिए। तो सेकंड स्टैंजा में रिस्पॉन्स है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। 4 lines are, next 4 lines are, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. अब सेकेंड वाले पार्ट में बता रहा है पोएट कि फर्स्ट वाले पार्ट का जो इंसिडेंट है, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े होने से और स्नो के क्रो के मूवमेंट से जो हमारा गिरता है इसके ऊपर डस्ट, स्नो का डस्ट, उसके बाद पोएट का मूड ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पोएट का मूड ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पोएट ऑलरेडी ही वाज हैविंग अ बैड डे, पोएट का दिन खराब चल रहा होता है, बात की वजह से परेशान होता है, ऑलरेडी वो दिन अपना वेस्ट कर रहा होता है। लेकिन जब ये इंसिडेंट होता है, स्नो डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरता है, तो उसका मूड पॉजिटिव हो जाता है, चेंज हो जाता है, अच्छा हो जाता है। वो का जो नेगेटिविटी माइंड से है, जो खराब दिन चल रहा होता है, वो दूर हो जाता है, वो अच्छा फील करने लगता है, और उसका इमोशनल स्ट्रेस खत्म हो जाता है, वो लाइट फील करने लगता है और उसको इंस्टेंट रिलीफ मिलती है। राइट, तो इसमें हमने क्या देखा कि फर्स्ट पार्ट में इंसिडेंट जो होता है वो देखा जाए तो काफी नेगेटिव होता है। एक क्रो जो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ है, दोनों नेगेटिव हैं। हेमलॉक ट्री को हम लोग इनऑस्पिशियस, अशुभ मानते हैं क्योंकि पॉइजनस ट्री है, और क्रो है उसको तो ऐसे ही हम लोग इनऑस्पिशियस समझते हैं, कौवा को हम नेगेटिव समझते हैं। तो ये दो नेगेटिव चीजें, उनसे उनसे जो इंसिडेंट होता है वहां पे होने की वजह से स्नो, डस्ट ऑफ स्नो गिरता है, उसके बाद नेगेटिव होने की जगह जो पोएट है वो पॉजिटिव हो जाता है, उसका माइंड बहुत लाइट हो जाता है, अच्छा फील करता है। तो हम ये देखते हैं कि नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी दिखती है इस पोएट्री में। 8 लाइंस में हम ये देखते हैं कि पोएट जो है वो नेगेटिव सिचुएशन को कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव सोच के। इंपॉर्टेंट थीम्स क्या हैं इस पोएम में, हम समझते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग है हीलिंग पावर ऑफ द नेचर। वी लर्न कि हाउ नेचर हील्स आर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। नेचर के पास ये पावर है कि हमारे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है अगर वो मेंटल एंड फिजिकल लेवल पे है। तो इस पर्टिकुलर पोएम में हम देखते हैं कि जो राइटर है उनका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होता है, वो अपसेट होते हैं, ही वाज हैविंग अ बैड डे फॉर एनी रीजन जो इसमें दिया नहीं गया है। लेकिन नेचर के एलिमेंट्स ने, ट्री ने, क्रो ने, स्नो ने क्या किया, राइटर के मूड को अच्छा कर दिया। तो नेचर में एक जबरदस्त हीलिंग पावर होती है, दिस इज व्हाट वी लर्न। सेकेंड चीज है ऑप्टिमिज्म इन डार्कनेस। ऑप्टी पोएट्री में दिखाया गया है कि जो नेगेटिव चीजें हैं जैसे क्रो एंड हेमलॉक ट्री, ये क्या है, ये ऐसा माना जाता है कि वो चीजें हैं जो नेगेटिविटी लाती हैं लाइफ में। बट इस पोएम में दिखाया गया है कि ये नेगेटिव चीजें जो हैं वो जॉय ला रही हैं, हैप्पीनेस ला रही हैं। और तीसरी चीज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब आपका बीइंग इन प्रेजेंट मोमेंट। नाउ व्हेन डस्ट ऑफ स्नो फेल अपॉन पोएट, तो पोएट के पास दो ऑप्शन था, वो नेगेटिव भी सोच के गुस्सा कर सकता था, और दूसरा कि वो पॉजिटिव सोच के अच्छा फील कर सकता था। तो राइटर ने क्या किया, पॉजिटिव सोचा, वो माइंडफुल था, वो नेगेटिव नहीं सोचा, उसने पॉजिटिव सोचा, तो उसने उस नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिविटी देख के अपने मूड को अच्छा कर लिया। ठीक है, तो माइंडफुलनेस हमें हेल्प करता है नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम करने में और हमें
फील कराने में इंपॉर्टेंट जो थे वो थीम्स थे। नाउ कमिंग टू फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब पोएटिक डिवाइसेस। हर पोएम में जो पोएट है पोएटिक डिवाइसेस का यूज करता है ताकि उसको और पावरफुल बना सके। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है इमेजरी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इन दिस पोएम बहुत सारे ऐसे उन्होंने वर्ड्स का यूज किया है, फ्रेजेस का यूज किया है जो रीडर के माइंड में विजुअल क्रिएट करता है। विजुअल क्रिएट करता है यानी जब रीडर रीड करता है पोएम को तो उसके माइंड में पिक्चर्स बनते हैं लाइन्स से रिलेटेड, राइट। इससे क्या होता है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है रीडर को जो भी थीम और मैसेज कन्वे करना चाहता है पोएट। सबसे पहली चीज हम विजुअल इमेजरी और टैक्टाइल इमेजरी। विजुअल इमेजरी का मतलब जिसकी वजह से माइंड में विजुअल आए। टैक्टाइल इमेजरी का मतलब जिसकी वजह से सेंसेशंस फील हो। सेंसेशंस फील का मतलब हमारे सेंसेस को वो ट्रिगर करे, राइट। सबसे पहला है कि क्रो टुक डाउन ऑन मी, डस्ट ऑफ स्नो। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें जिसमें माइंड में पिक्चर आती है। अब क्रो यहाँ पे लिखा हुआ है और क्रो टेकिंग द ब्रांचेस ऑफ हेमलॉक ट्री, तो ये पिक्चर बनता है। हम देखते हैं कि ब्लैक क्रो हेमलॉक ट्री के ऊपर टेक कर रहा है। इस वर्ड से हमारे माइंड में पिक्चर बनता है, ठीक है। और हाँ, उसके अलावा हमें माइंड में पिक्चर आता है, ब्लैक क्रो दिखता है और वाइट विंटर का सेटिंग दिखता है क्योंकि स्नो है, विंटर का समय है, हेमलॉक ट्री के ऊपर स्नो है। तो इन वर्ड्स की वजह से हमारे माइंड में पिक्चर बनते हैं। सेकेंडली डस्ट ऑफ स्नो, राइट। अब डस्ट ऑफ स्नो हमारे बॉडी पे गिरता है तो कैसा फील होगा? ऑब्वियस स्नो हमें जब हमारे बॉडी पे आएगा तो हमें ठंडा फील होगा। तो इस वर्ड से हमें रीडर्स को ये फील होता है कि हाँ भाई उसको कुछ ठंडा लगा होगा। तो इमेजरी का मेन रोल होता है कि फील कराए कंटेंट को अच्छे से। सेकेंड चीज सिंबॉलिज्म। इन दिस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कुछ सिंबल्स का यूज किया है जैसे क्रो, हेमलॉक ट्री। ये ऐसे सिंबल्स हैं, जनरली ये समझा जाता है कि जनरली सिंबल्स ऑफ ग्लूम है। मैंने पहले भी बताया कि बहुत ही नेगेटिव वे में क्रो एंड हेमलॉक ट्री को लिया जाता है, लेकिन इस चैप्टर में इन सिंबल्स को पॉजिटिव वे में दिखाया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, राइट। और नेक्स्ट है इंजैममेंट। इंजैममेंट ऐसा पोएटिक डिवाइस है, फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें हम लोग भी पोएम को कंटिन्यूअसली लिखते हैं बिना किसी पंक्चुएशन के और फुल स्टॉप के। अगर हम लोग इसमें जाएं पीछे, आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पोएम है वो कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, कहीं पे कोई पंक्चुएशन नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूअस है। ये इंजैममेंट कहलाता है ताकि जो रीडर्स हैं उनका रीडिंग का फ्लो ब्रेक ना हो और वो अच्छे से पोएम को समझ पाए एक फ्लो के साथ। एंड द एट लास्ट विल डू सम क्वेश्चंस जिससे हमें और थोड़ा सा रिकैप करने का मौका मिले पूरे पोएम को। सबसे पहला है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम? ऑब्वियस है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। नेक्स्ट, विच बर्ड इज मेंशन्ड इन द पोएम? क्रो। व्हाट काइंड ऑफ ट्री इज मेंशन्ड? हेमलॉक ट्री। इन विच सीजन इज द पोएम सेट? विंटर, ठंडे का समय है, तभी तो डस्ट ऑफ स्नो वहां पे आ रहा है। व्हाट कलर इज अ हेमलॉक ट्री? ट्रीज फोलिएज। फोलिएज का मतलब होता है उसका तना, उसका ब्रांच कैसा दिखता है, ऑब्वियस है। व्हाट कलर इज द क्रो? ब्लैक दिखता है। एंड सिमिलरली और भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप को स्क्रीनशॉट लेके आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई बिलीव आपको ये चैप्टर अच्छा लगा। तो अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ